हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है हिडन आशिक भाग 15। जैसे ही प्रिया नहाकर बाहर आई, उसने एक खिले हुए फूल के समान एक गुलाबी रंग की ड्रेस पहन रखी थी। एक मनमोहक आभा के साथ वह सीढ़ियों से नीचे उतरी और अपने भावी पति के पास जाने का रास्ता तय करने लगी। उसने उसे अखबार पढ़ते हुए पाया, फिर भी उसका रूप सुंदर बना हुआ था। विराज के स्पर्श की लंबे समय तक महसूस होने वाली संवेदनाएं अभी भी उसके शरीर में गूंज रही थी, जिससे उसके शरीर में अपरिचित झुंझुनी दौड़ रही थी। इन संवेदनाओं को दूर करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर उसने अपने आप को झटका दिया, यह उम्मीद करते हुए कि वह उसकी त्वचा से चिपके हुए उसके दुलार के अवशेषों को मिटा देगी। इन भावनाओं ने उसके भीतर हलचल पैदा कर दी, जिससे उसमें स्पष्टता और समझ की चाहत पैदा हो गई। वह सोचती है कि इतना आकर्षक और अमीर आदमी उसके जैसी लड़की से शादी क्यों करना चाहता है। वह अपने जीवन में बहुत सारी लड़कियां पा सकता है, उससे कहीं बेहतर। क्या वह उसे पसंद करता है? वह उससे शादी क्यों करना चाहता है? अटूट निश्चय के साथ प्रिया को पता था कि उसे उससे पूछना होगा। उसका दिमाग विचारों में इतना डूब गया था कि वह अपने सामने मौजूद भयानक वास्तविकता को पूरी तरह से भूल गई थी। वह पहले से ही शैतान के सामने खड़ी थी। इसके विपरीत विराज ने उसे मनोरंजन के साथ देखा। उसकी आंखों में एक शरारती चमक थी। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? विराज ने पूछा। उसकी आवाज चंचलता से भरी हुई थी। उसके सवाल से चौंक कर प्रिया के गाल हैरानी से लाल हो गए और उसकी नजरें अपने गुलाबी गालों को छुपाने की कोशिश में नीचे झुक गई। हालांकि उसने हल्के से कुछ नहीं बड़बड़ाया, लेकिन उसकी मूर्खतापूर्ण प्रतिक्रिया विराज के ध्यान से बचने में विफल रही। वे दोनों उस लंबे समय तक बनी रहने वाली गर्माहट से पूरी तरह वाकिफ थे, जो उनके बिस्तर पर साझा किए गए उनके यादगार पलों से उन्हें घेर रही थी। क्या तुम्हें यकीन है? विराज हंसा। हाँ, प्रिया ने झिझकते हुए उत्तर दिया। आओ नाश्ता करें, विराज ने पूछा। उसके होठों पर एक गर्म मुस्कान आ गई। वह यह स्पष्ट नहीं कर सका कि उसे हर छोटी चीज क्यों मिली। वह मनोरंजक थी। उसका शर्मीलापन, उसके बोलने का तरीका और उसके बारे में हर चीज ने उसे आकर्षित किया। इतने कम समय में वह एक अनोखा आकर्षण बन गई थी, एक ऐसी उपस्थिति जिसके बिना वह रहने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। उसने कभी सपने भी नहीं सोचा था कि एक युवा महिला, जो ऐसा लग रहा था कि एक नाजुक बिल्ली का बच्चा, उसे इस हद तक मोहित कर लेगी कि वह अपने मोह में पागल हो जाएगा। उसने प्रिया को झिझकते हुए देखा कि बैठे या नहीं। अपने निचले होठ को उतरते हुए वह घबराकर अपनी उंगलियों से छेड़छाड़ कर रही थी। जब उसने कोई हरकत नहीं की तो वह अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। उसकी ओर बढ़ते हुए उसने उसकी कलाई पकड़ ली और उसे अपने बगल की कुर्सी पर बैठने के लिए मजबूर किया। जैसे ही उसने उसकी थाली को नाश्ते के एक बड़े हिस्से से भर दिया, विराज आराम से अपनी कुर्सी पर बैठ गया और बोला, खाओ, अगर तुमने यह थाली खत्म नहीं की, मैं तुम्हारे होठों को घंटों तक काटता रहूंगा। उसकी बातें सुनकर प्रिया का शरीर प्रत्याशा और घबराहट के मिश्रण से कांप उठा। वह जल्दी जल्दी अपने सामने रखे नाश्ते को अपने मुंह में भरना शुरू कर दिया।
इस उम्मीद में कि वह उन झटकों से अपना ध्यान भटका ले जो उसे परेशान करने की धमकी दे रहे थे। जब उसने उसे उत्सुकता से खाते हुए देखा तो विराज की हंसी उसके होठों से निकल गई। मैडी, विराज ने प्रिया का ध्यान आकर्षित करते हुए अचानक पुकारा। चौंक कर उसने ऊपर देखा कि वह किसे संबोधित कर रहा है। कुछ ही क्षणों में लगभग 30 साल की एक महिला विराज के बुलावे का जवाब देते हुए रसोई से निकली। हाँ सर, वह बुदबुदाई। प्रिया, यह मेडलिन है, एक नई नौकर। तुम उससे जो चाहे पूछ सकती हो। ठीक है, विराज ने परिचय दिया। उसकी आवाज कोमल थी। प्रिया ने समझ में सिर हिलाया। उसका मुंह अभी भी खाने से भरा हुआ था। उसने मेडलिन की ओर देखा जो उसे देखकर धीरे से मुस्कुरा रही थी, जिस पर प्रिया ने भी उसी तरह उत्तर दिया। अब आप जा सकते हैं मेडलिन, विराज ने कहा। ठीक है सर, मेडलिन ने बुदबुदाया और फिर से वह रसोई में चली गई। नाश्ते के दौरान प्रिया ने उनसे उनकी शादी के बारे में पूछने की कोशिश की। उसके इरादों के बारे में विचार और उसकी मां से जुड़े रहस्य ने उसकी मानसिक स्थिति के साथ खिलवाड़ करते हुए उसके विचार पर भारी असर डाला। थोड़ी हिम्मत जुटाकर वह फुसफुसाई। तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो? उसकी आवाज इतनी हल्की थी कि उसे आश्चर्य हुआ कि उसने उसे सुना है या नहीं। उसके लिए अज्ञात विराज ने वास्तव में उसके द्वारा कहे गए हर शब्द को पकड़ लिया था। अंदर ही अंदर वह उसके लिए अपनी इच्छा व्यक्त कर रहा था। यह स्वीकार करना चाहता था कि वह वही है जिसे वह पूरी तरह से अपने लिए चाहता था। फिर भी उसने खुद को ऐसा करने में असमर्थ पाया। उसका मन अपने पिता की हाल ही में हुई हत्या की पीड़ा से इस तरह से पीड़ित हो गया जैसे कि यह अभी कल ही हुआ हो। उसकी मां के कृत्यों के कारण उन्हें और उनके परिवार को जो पीड़ा हुई वह उनकी स्मृति में बनी रही। बदले की प्यास विराज के भीतर भयंकर रूप से जलती रही। उस दिन तक डगमगाती रही जब तक कि वह महिला उसके पास नहीं आई, दया की भीख मांगने लगी और उसके पास बैठी अनमोल परी प्रिया उसके प्रतिशोध को अनलॉक करने की कुंजी बन गई। उसने आगे आने वाले खेल का आनंद लेते हुए सोचा, क्यों न उसके विचार में हेर फेर किया जाए, और उसे ऐसा करना पसंद था। अब उस मनहूस औरत को पता चलेगा कि जब आपकी वजह से आपके बच्चे को तकलीफ होती है तो उसे कैसा महसूस होता है। प्रिया ने उसके चेहरे की ओर देखा, लेकिन वह चुप रही। आखिरकार वह शैतानी ढंग से हंसते हुए बोला, तुम क्या सोचती हो बेबी, मैं तुमसे शादी क्यों कर रहा हूँ? अचानक वह अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। प्रिया की ओर बढ़ते हुए उसने अपने दोनों हाथ उसकी कुर्सी के आर्म रेस्ट पर रख दिए और उसके ऊपर मंडलाने लगा। बात सिर्फ इतनी है कि मैं तुमसे इतनी नफरत करता हूँ कि मैं तुम्हें हर रोज सजा देना चाहता हूँ, इसीलिए मैं तुमसे शादी कर रहा हूँ, विराज ने गुस्से में कहा। प्रिया की बड़ी बड़ी हिरणी की आंखों का डर और उदासी से उसकी ओर देखकर उसकी गलती के बारे में पूछ रही थी। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे जिससे उसके गुलाबी गाल भीग रहे थे। उसकी छोटी बटन वाली नाक सूखने के कारण लाल हो गई थी और उसे वहीं निकल जाने का आग्रह कर रही थी। उसने प्रिया के आंसू पोंछे, खुद को नियंत्रित किया और सीधा खड़ा हो गया। अपना नाश्ता खत्म करो और तुरंत तैयार हो जाओ। मेरी माँ आज तुम्हें खरीदारी के लिए ले जाना चाहती है, विराज ने आदेश दिया। उसका स्वर दृढ़ और
आधिकारिक था। वह चलने के लिए पीछे मुड़ा, लेकिन वह रुक गया जब वह अचानक खड़ी हो गई और चिल्लाई, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। विराज ने एक आह भरी। अब वह इस विषय पर लड़ना नहीं चाहता था, लेकिन उसकी जिद्दी बच्ची ने उसे अपना आपा खोने के कगार पर ले जाना पसंद करता था। तुम्हारी राय मायने नहीं रखती। हम इसी सप्ताह शादी कर रहे हैं और यह स्पष्ट है, विराज ने शांति से कहा। मैं सबको बता दूंगी कि तुमने मेरा अपहरण कर लिया है। प्रिया चिल्लाती रही। उसके लगातार आंसू गिरते रहे, जिससे उसकी दृष्टि धुंधली हो गई। अचानक विराज ने उसका जबड़ा पकड़ लिया, जिससे वह उसकी आंखों में देखने लगी, जो पहले से कुछ अधिक गहरी थी, जिससे प्रिया डर के मारे रोने लगी। बेबी गर्ल, मुझे लगता है कि तुम भूल गई हो कि कल रात मैंने तुम्हारी नन्ही नन्ही कूल्हों को कैसे पीटा था। ऐसा लगता है कि तुम चाहती हो कि मैं उसे दोहराऊं। मुझे बताओ, क्या तुम फिर से पिटाई करना चाहती हो, है ना? विराज ने फुसफुसाया। मुझ पर भरोसा करो परी, इस बार यह मेरे हाथ नहीं बल्कि मेरी बेल्ट होगी। अगर तुम एक अच्छी लड़की की तरह व्यवहार नहीं करोगी तो डैडी तुम्हें बहुत बुरी तरह चोट पहुंचाएंगे। विराज ने उसके ओठों के सामने फुसफुसाते हुए कहा। प्रिया का शरीर डर से कांपने लगा। उसके पैर उसके नीचे कमजोर होते जा रहे थे। ऐसा लगा जैसे किसी भी क्षण वह जमीन पर गिर जाएगी। उसकी परेशानी को महसूस करते हुए विराज ने तेजी से अपना हाथ उसकी कमर के चारों ओर लपेट दिया और उसे अपनी छाती के करीब खींच लिया। उसका आलिंगन दृढ़ था, जिसने उसे कमजोर शरीर को सहारा दिया। वह उसकी हर सिसकियां और सिहरन महसूस कर सकता था। एक आज्ञाकारी लड़की बनो और जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, वरना मैं न सिर्फ तुम्हें मारूंगा बल्कि तुम्हें हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। और तुम्हें पता है कि मैं उस कमीने बिक्की के साथ क्या करूंगा? मैं उसे अपने हाथों से मार डालूंगा और तुम्हारी माँ के लिए और बहन, मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि वे इस शहर की सबसे बड़ी वॉर बने और तुम सबसे प्यारी बच्ची। मना करने पर भी हर रात मेरा बिस्तर गर्म करोगी। मुझे बताओ जानेमन, क्या तुम ऐसा करना चाहती हो? उसके कान की लौं काटते हुए कहा। उसकी बातें सुनकर प्रिया ने अपनी सारी ऊर्जा खो दी। अब वह खुद को उसके खिलाफ नहीं लड़ सकी और बस उसके सामने समर्पण कर दिया। उसके पास लोगों को अपनी वजह से चोट पहुंचाने का दिल नहीं था और शैतान इसे अच्छी तरह से जानता था। वह जानता है कि वह कितनी मासूम और भोली है। अगर वह ऐसी ना होती, उसने ये सब कभी नहीं किया होता। तुम्हें कोई नहीं बचा सकता जानेमन, वह धीमी आवाज में फुसफुसाया। उसके शब्दों में एक भयानक वादा था। अगर तुमने मेरी अवहेलना करने या कोई बेवकूफ़ी करने का साहस किया तो परिणाम गंभीर होंगे। जैसे ही वह बोला, उसने उसके कान पर एक कोमल चुंबन किया। उसकी निकटता से परेशान करने लगी। अपना सिर पीछे हटाते हुए विराज ने उसके हल्के रंग पर ध्यान दिया। ऐसा लग रहा था मानो वह बेहोश हो जाएगी, जिससे उसके भीतर अपराध बोध की भावना पैदा हो जाएगी। उसे पता नहीं था कि उसकी परेशानी को कैसे कम किया जाए। उसने उसके गालों पर कोमल किस दिए और उसके आंसुओं के नमकीन अवशेषों का स्वाद चखा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप सब मेरे साथ बने रहिए। हमारी कहानी आप सबको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।